हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दृष्टि की यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही है। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम, वो सभी इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर देखें क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। यहाँ 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बाइलिंगुअल है। अभी हिंदी में सीरीज़ आ रही है, इंग्लिश में भी आपको प्रश्न मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है, 2 आवर्स का टाइम दिया गया है और ये सारी जो सीरीज़ है वो मैं एक बार में कंप्लीट करा रही हूँ। आप सब लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि प्रश्नों का पैटर्न कैसा रहेगा एग्ज़ाम में और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका एक आइडिया आपको यहीं से लग जाएगा। और ये दृष्टि द विज़न की है टेस्ट सीरीज़ जो यूपी पीसीएस के लिए है। ऑलरेडी हम कुछ टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं जो कि इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगली टेस्ट सीरीज़ आज हम लोग करने जा रहे हैं। आई होप आप सभी लोग को इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा और इससे प्रिपेयर कीजिए आगे और अपने स्कोर आप लोग कमेंट करिए कि आपको कैसे पेपर कैसा लग रहा है और कैसे मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर पेपर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लर्न करते चलिए क्योंकि ये पेपर्स अभी तो आप यहाँ पे दे रहे हो और अब अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो पेपर के टाइम तक आपको काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर हो जानी हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बायो रिमेडिएशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तेज तरीका है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, स्कीमर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट हमें बताना है कौन सा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बायो रिमेडिएशन है इसके ज़रिए से क्या किया जाता है, जो समुद्र पर तेल का रिसाव हो जाता है उसको साफ़ करने के लिए बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमसे पूछा गया है क्या ऐसा सबसे तेज़ तरीका है इसको कम करने के लिए। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत दिया गया है क्योंकि बायो रिमेडिएशन से तेल रिसाव साफ़ करने में बहुत तेज़ी से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, तेल को जो जलाने की प्रक्रिया होती है उससे क्या होता है 98% तक हम लोग कम कर सकते हैं तेल के रिसाव को। तो पहला स्टेटमेंट गलत है किंतु दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। स्कीमर्स ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर जो गिरा हुआ तेल है उसको भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकरण PMFME दिया गया है। इसके बारे में पूछा गया है, इस योजना के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है और कौन सा सही है। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित एक योजना है या फिर यह भारत सरकार के एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यह योजना अपने कार्यान्वयन में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। लास्ट स्टेटमेंट है, यह एक परिवार के कई सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के पात्र होते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह योजना अपने कार्यान्वयन में एक जिला और एक उत्पाद के दृष्टिकोण को अपनाती है। अगला प्रश्न है, निवेश प्रोत्साहन समझौता IIA, जिसको इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट बोल रहे हैं, इसके संदर्भ में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित पहला IIA है। और दूसरा हमें स्टेटमेंट दिया गया है, US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC जिसको बोल रहे हैं, इससे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने हेतु समझौता एक कानूनी आवश्यकता है, ऐसा हमें दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट में से सही स्टेटमेंट बताना है। देखिए, जो ये IIA है ये पहला नहीं है, ये अमेरिका के साथ 1997 में हस्ताक्षर किए गए थे, उसी का है, आगे बढ़ाया गया है इसको, तो उसी का स्थान ले रहा है ये 1997 वाले जो IIA का, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट गलत है किंतु दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, इस तरह ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोंगो सागर अभ्यास के बारे में पूछा गया है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है किंतु इसका आयोजन हिंद महासागर में नहीं बंगाल की खाड़ी में किया गया है, इसलिए दूसरा कथन बिल्कुल गलत हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रवाल विरंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वो अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जूज़ैंथल
को अलग कर देते हैं। और प्रवाल विरंजन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है। जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो क्या करते हैं, जो उनके टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर रहने वाला जो जूजैंथल है उसको बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ही एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग होती है। ठीक है, ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सेनेगल से लगती है। देखिए अफ्रीका का, जो पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, उसको आप लोग मैप में एक बार ज़रूर देख लीजिए। सीमा उसकी किसके किसके देशों के साथ लगती है, मतलब कौन से देश सेनेगल से सीमा साझा करते हैं। सिएरा लियोन, माली, मॉरितानिया, गाम्बिया या गिनी बसाओ, इनमें से हमें बताना है। देखिए सिएरा लियोन को छोड़कर और सभी देशों से सेनेगल की सीमा लगती है। इस तरह आंसर डी सही हो जाएगा। ओके, 7वां प्रश्न है, रेड पांडा के संदर्भ में स्टेटमेंट दिए गए हैं। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां रेड पांडा पाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध है। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है इसका केवल एक ही सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इसके साथ साथ न्योरा वैली नेशनल पार्क जो कि दार्जिलिंग में है, इनमें भी रेड पांडा मिलता है। तो केवल एक में ही नहीं पाया जाता, सिर्फ एकमात्र स्थल नहीं है, इसके और भी स्थल हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, यह सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है। ओके, और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 नहीं, अनुसूची 1 में यह सूचीबद्ध है। तो इसका आंसर सिर्फ बी हो जाएगा, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, आंसर बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दे दिए गए और इनमें से हमसे पूछ लिया गया कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबद्ध निकाय है, ये पहला वाला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम AMASR जो कि 1958 का है, इसके अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं निर्माण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। देखिए जो पहला दिया गया है, भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण से संबंध, ये गलत दिया गया है। जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण है वो संस्कृति मंत्रालय के तहत एक निकाय है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, देखिए योजनाएं जरूर याद करके जाइए, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, उनसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। इनमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की यह एक योजना है। और दूसरा स्टेटमेंट है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय का पहला प्रकाशन कौन सा था। मिरातुल अखबार, ब्रह्मपसोन या फिर तुहफातुल मुवाहिदीन या गौड़ी व्याकरण। देखिए पिछली भी क्लास में हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अलग तरीके से देखा था हमने। उनमें से पहचाना था कौन सा राजा राममोहन राय का पहला प्रकाशन है, उसमें से भी दिए गए थे। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तुहफातुल मुवाहिदीन। ये उनका क्या था, पहला था। कब आया था, 1803 में, डेट याद कर लीजिए, 1803 में आया था। अब मिरातुल अखबार की अगर बात करें, यह फारसी में था, ये एक पत्रिका थी और ये 1822 में आई थी। ठीक है, डेट लिख लीजिए आप लोग। और ब्रह्मपसोन जो है ये 1828 की है, इन्होंने पब्लिश किया था इसको। और उसके बाद गौड़ी व्याकरण है, वो 1826 में आई थी। ठीक है, डेट आप सबकी देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। सबसे पहले तुहफातुल मुवाहिदीन सबसे पहला प्रकाशन था। इसके अलावा इनकी वेदांत है, कठोपनिषद है, मुंडक उपनिषद है, अ प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये इनकी एक बुक है। गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, संवाद कौमुदी भी इनके एक बंगाली अखबार था। ये सब इनके अखबार हैं, आप लोग एक बार फिर से इनके सारे प्रकाशन जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है, कहाँ स्थित है। हमें बताना है आंध्र प्रदेश में, गुजरात में या फिर तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश में। इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में जो रामागुंडम प्लेस है वहाँ पर है रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी जो सौर ऊर्जा
संचालित परियोजना है, तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। पारितंत्र सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से लगभग 50% हिस्सा पोषक तत्वों के चक्रण का होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन NCAVES दिया गया है। इसके कार्यान्वयन पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इनमें से सही स्टेटमेंट बताना है हमें। देखिए, जो पारितंत्र होते हैं उनकी सेवाओं की कुल लागत में से 50% जो होता है वो केवल मृदा संचरण में, और जो बचा हुआ है, जो शेष सेवाएं हैं, वो पोषक चक्रण और मनोरंजन आदि में किया जाता है। 10% से भी कम भागीदारी रखती है उसमें। तो यहाँ पर दे दिया गया है जो पोषक तत्वों का चक्रण है वो 50% दिया गया है, बिल्कुल गलत दिया गया है, ये मृदा संचरण के लिए है। और दूसरा हमें दिया गया है जो स्टेटमेंट, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, NCAVES का जो फुल फॉर्म है वो प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की मूल्यांकन परियोजना है। और इसका जो उद्देश्य है भारत में वो इकोसिस्टम अकाउंटिंग के सिद्धांतों पर व्यवहार को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर दिया गया है ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ये गलत दिया गया है। ये जो परियोजना है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है MOSPI उसके द्वारा किया जा रहा है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत हो गया है। और दोनों ही कथन सही हैं, सही उत्तर पूछा गया है, तो ना तो 1 और ना तो 2, राइट। अगला प्रश्न हमें चैन कुरंजी के संदर्भ में दिया गया और बताया गया है, यह हिमालय में पाए जाने वाली एक प्रजाति है। और दूसरा कथन है, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। देखिए, जो चैन कुरंजी है इसका साइंटिफिक नेम देखें तो ग्लूटा ट्रैवनकोरिका है इसका साइंटिफिक नेम। और ये क्या है, ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और पश्चिमी घाट में भी अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में ये मिलता है। और इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, किंतु जो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है, और इस तरह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। कणकीय प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पार्टिकुलेट जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके बारे में। कणकीय प्रदूषकों के संबंध में हमें बताना है, ये जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं केवल एरोसॉल के रूप में होते हैं। दूसरा है 10 माइक्रोन से बड़े कणकीय प्रदूषक नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। देखिए, जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो केवल एरोसॉल में ही नहीं होते हैं, इसके अलावा जो वाहन से उत्सर्जन होता है, आग निकलने वाले धुएं के कणों में भी होता है, धूल कण में होता है, और जो उद्योगों से राख निकलती है, इन सब में क्या होता है, ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। तो केवल एरोसॉल में ही नहीं होती हैं, पहली बात। दूसरा दिया गया 10 माइक्रोन से बड़े जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, वो नासिका मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं, ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग पे दिए गए हैं कुछ स्टेटमेंट, और उनको हमें देख के बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं जल्दी से। पहला स्टेटमेंट है, इसके निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है। दूसरा है, यदि कोई गंभीर त्रुटि है तो वह चुनाव के पूरा होने के बाद किसी भी चुनाव परिणाम की स्वतः समीक्षा कर सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाहकार के रूप में कार्य करता है। और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जो आयोग के निर्णय होते हैं इनको उपयुक्त याचिकाओं द्वारा उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों में ही चुनौती दी जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, यदि कोई गंभीर त्रुटि है तो चुनाव के पूरा होने के बाद किसी भी चुनाव परिणाम की स्वतः या समीक्षा कर सकता है, जबकि आयोग जो है वो खुद समीक्षा नहीं कर सकता किसी भी परिणाम की। तो दूसरा भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हमको बिल्कुल सही दिया गया है, ऐसे में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट, ओके, इसके बारे में हमें बताना है। ये बताना है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर
WWF, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ZSL, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN या इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट जो रिपोर्ट है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के द्वारा पब्लिश की गई है। नेक्स्ट है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है वो कहलाता है अनुकूली विकिरण, चयनात्मक विकिरण, जैविक विकिरण या प्राकृतिक विकिरण। देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुकूली वितरण, ठीक है, विकिरण। इसमें क्या होता है, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं उनका विकास जो प्रक्रम है वो एक बिंदु से शुरू होता है और भूभौगोलिक क्षेत्रों के तक ये काफ़ी अनुकूली विकिरण जो अडेप्टिव रेडिएशन है वहाँ तक प्रसारित होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय डेनमार्क से घिरा हुआ नहीं है। नहीं पूछा गया हमसे कौन सा नहीं घिरा हुआ है। देख लेते, कील की खाड़ी, रिंकोबिंग फोजर्ड या फिर कोगे की खाड़ी, और उसके बाद दिया गया बोथनिया की खाड़ी। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा कौन सा इससे घिरा नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथनिया की खाड़ी नहीं घिरी हुई है, बाकी सभी है, ठीक है। एक बार मैप में ये ज़रूर देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि मैप में एक बार अगर आप देख लेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, ऐसे बार बार आपको भूल जाएगा, है ना। तो मैप देखना बहुत ज़रूरी है, मैप से एक बार देख लेंगे कभी नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, ओके, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, इसके बारे में पूछा गया है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से हमें सही स्टेटमेंट बताने हैं कौन सा है, देख लेते हैं। दिया गया वर्ष 2003 में CCI के साथ ही प्रतिस्पर्धा पीली न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, CCI में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं जो सभी पुनर्नियुक्त के पात्र होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, CCI के सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। देखिए दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, ये 2003 में नहीं जबकि 2002 में शुरू की गई थी, ओके। तो ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हो जाएंगे, इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से, 20th क्वेश्चन पे है और इसमें पूछा गया एड्स के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए और हमें बताना है, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसको HIV बोलते हैं, अगर किसी को इससे इन्फेक्शन हुआ है तो निश्चित रूप से उसे एड्स हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, एड्स के लिए नैदानिक परीक्षण जो होता है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट जिसे एलाइजा बोलते हैं वो है। दोनों में से हमें बताना है कौन सा सही स्टेटमेंट है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एड्स के लिए हम क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे करते हैं टेस्ट करने के लिए, किंतु जो पहला स्टेटमेंट है अगर किसी को HIV इन्फेक्शन हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एड्स हो ही जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, देख लेते हैं, इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी इज करेक्ट, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्रैगन फ्रूट के बारे में है और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जल्दी से इन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, मैक्सिको का स्थानीय फल है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है और इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। और हमें बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए तीसरा और पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, किंतु भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है तो याद कर लीजिए, मिजोरम है इसका पहला उत्पादक। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, इसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉरिशस भारत में FDI प्रवाह के शीर्ष देश के रूप में उभरा है। वित्त वर्ष 2021-22 में कर्नाटक का सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। चौथा स्टेटमेंट है, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति है। और डी ऑप्शन है, लॉटरी व्यवसाय में 49% तक की FDI की अनुमति है। इसमें सही ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में कर्नाटक को सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 23rd क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं और इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। उनसे पूछा गया है
कि उद्विकास के दौरान ऐसे जीव जो बेहतर रूप से अनुकूलन करने में सक्षम नहीं होते हैं वह पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण। देखिए इसमें जो दिया गया है वो तो समझते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट को। उद्विकास के समय जो अनुकूलन करने में सक्षम होते हैं उनकी क्या होती है, ग्रोथ बढ़ती जाती, संख्या बढ़ती जाती है। और जो अनुकूल नहीं कर पाते, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, हो सकता है उनकी प्रजाति कुछ कम ही रह जाए। तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा एंटीबायोटिक के बारे में दिया गया है, इसका जो उद्विकास है वो मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही दिया गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। अगला प्रश्न गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में और पूछा गया कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। उन्होंने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है। दूसरा एमजी रानाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी वो जुड़े थे। तीसरा स्टेटमेंट है वर्ष 1908 में गोखले ने रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी और उन्होंने अंग्रेजी जो साप्ताहिक समाचार पत्र था द हितवाद लोगों का समाचार पत्र की शुरुआत की थी। देखिए उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है और यही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं और अच्छे से इनको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के घटक हैं? ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड या परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो देख लेते हैं, इनमें से सारे ही हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 180 देशों में 142वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ने देशों के भीतर और देशों के मध्य ध्रुवीकरण की जानकारी प्रदान की है। तीसरा स्टेटमेंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करने वाला संगठन पेरिस में स्थित है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला इसलिए गलत है कि 2022 में 150वां स्थान था जबकि 2021 में 142वां था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे 2 और 3 करेक्ट हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपरदहारी जिस प्रक्रिया द्वारा अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? अपचय, खनिजीकरण, खंडन या ह्यूमिफिकेशन। देखिए जैसे केचुए का एग्जाम्पल लेंगे तो वो क्या करेगा, अपरद को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करेगा, है ना, तो वो खंडन करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च रक्तचाप के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट हमको बताना है इसमें से। पहला स्टेटमेंट है उच्च रक्तचाप का प्रसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, फिर से देख लेते हैं। उच्च रक्तचाप का प्रसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल जो है IHCI, इसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप के प्रसार को 25% तक कम करना है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में देखते हैं जो उत्तरी राज्य दिए गए हैं इनकी जगह क्या होंगे, दक्षिणी राज्य होंगे। इनमें क्या है, उच्च रक्तचाप का प्रसार ज़्यादा है, तो ऑप्शन पहला जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। अगला देखते हैं। अब हमें 2 लिस्ट दी गई हैं जिनको मैच करना है। रामसर साइट्स दी गई हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ है उनको मैच करना है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। पहला दिया गया है अंसुपा झील जो कि ओडिशा में है। सेकंड दिया गया है वुडवर पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। और तीसरा दिया गया है हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो कि बोला जा रहा है मेघालय में। और तीसरा चित्रगुंडी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। और हमें बताना है इनमें से कौन से सही मैच है, करेक्टली मैच्ड बताने हैं। देखिए जो वुडवर पक्षी अभ्यारण्य है ये बिल्कुल सही मैच है और दूसरा दिया गया जो अंसुपा है झील है वो उड़ीसा में है, ये दोनों सही हैं, किंतु जो तीसरा और चौथा है वो गलत दिया गया है। देखिए जो तीसरा दिया गया है हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और जो चित्रगुडी पक्षी अभ्यारण्य दिया गया है ये तमिलनाडु में, दोनों गलत दिए गए हैं, तो केवल 2 ही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है एक वेट बल्ब तापमान WBT रुद्धोष्म संतृप्ति का तापमान है। सेकंड स्टेटमेंट एक ड्राई बल्ब तापमान DBT
परिवेशी वायु तापमान को संदर्भित करता है और सही स्टेटमेंट बताना है। देखिए, वेट बल्ब तापमान का मतलब है जो सबसे कम तापमान होता है, जिससे क्या होता है, हवा में पानी के वाष्पीकरण द्वारा निरंतर दबाव में हवा को ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है ड्राई बल्ब। ड्राई बल्ब क्या होता है, सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जब लोग हवा के तापमान का उल्लेख करते हैं तो वे आमतौर पर क्या करते हैं, ड्राई बल्ब का ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट सही दिया गया है हमें, क्योंकि यह डीबीटी यह हवा की नमी से प्रभावित नहीं होता है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है। सेकंड स्टेटमेंट है क्रिप्टो करेंसी लेन देन परिवर्तनीय है। थर्ड स्टेटमेंट है अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला मात्र एक देश है। और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। इनमें से पहला कथन सही दिया गया है और दूसरा और तीसरा हमें गलत दिया गया है। ठीक है, क्यों गलत दिया गया है, जो लेन देन के लिए यह अपरिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड में दिया गया है अल सल्वाडोर, यहाँ पे अल सल्वाडोर नहीं है, इसके साथ साथ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी इसके साथ है, तो यह दूसरा देश है। ठीक है, तो एकमात्र देश नहीं है इसको स्वीकार करने वाला। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ एक ही करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगला प्रश्न देख लेते हैं। विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार से माना जाता है। सादृश्यता, विभिन्न उद्विकास, संश्रित विकास या प्रतिकृति। इस तरह के हमें ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से हमें सही उत्तर बताना है। और इसका क्या हो जाएगा, विभिन्न उद्विकास, इवोल्यूशन। ठीक है, इसकी वजह से होगा। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमें कुछ गैसेस दे दी गई हैं और पूछा गया है गैसीकरण, जब कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया होती है तो कौन सी गैस इनमें से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए सभी की सभी होती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब कोयले का गैसीकरण होता है तो हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सभी उत्पन्न होती हैं। अगले प्रश्न में हमें कौन से कथन गलत हैं वो बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। दिया गया स्कैरिस एक आंतों का परजीवी है जो स्कैरिएसिस का कारण बनता है। एक तरह की बीमारी जिसको स्कैरिएसिस बोलते हैं। एंटेमीबा हिस्टोलिटिका मानव की बड़ी आंत में पाए जाने वाला एक प्रोटोजोआ परजीवी है जिसे अमीबियासिस, जिसको अमीबिक पेचिस कहते हैं, इसका कारण बनता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए। देखिए डिजीज़ और उनके जो कॉजिंग एजेंट हैं इनसे प्रश्न आते हैं, याद कर लीजिए आप लोग। जो भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, फंगल डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ हैं और उनके जो कॉजिंग एजेंट हैं, इनसे प्रश्न हर बार आता है। अभी यहाँ पर जो दोनों दिए गए बिल्कुल सही दिए गए हैं और हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो एक गलत है और ना तो दूसरा ही गलत है। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है मुद्रा की मूल्य वृद्धि एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा स्टेटमेंट है अवमूल्यन विदेशियों के लिए देश को निर्यात अपेक्षाकृत कम महंगा बनाता है, देश के निर्यात को अपेक्षाकृत कम महंगा बनाता है। और इनमें से हमें सही ऑप्शन बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रही काराकोरम विसंगति संबंध है, किससे है। पहला स्टेटमेंट है आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों के पीछे हटने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि हुई है। सेकंड स्टेटमेंट है काराकोरम रेंज में हिमस्खलन की घटनाओं में वृद्धि से। तीसरा स्टेटमेंट है काराकोरम पहाड़ों में दुर्लभ प्रवासी पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति से। या फिर लास्ट ऑप्शन दिया गया उच्च तुंगता पर स्थित पर्वतमालाओं की तुलना में काराकोरम रेंज में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों का अधिक पिघलना। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। जो काराकोरम विसंगति है, ठीक है, हिमालय पर, उसमें हिमालय के जो पार स्थित है, यहाँ पर देखते हैं विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर यहाँ पे उपस्थित हैं और उनके पीछे हटने की तुलना से क्या हो जाएगा, ग्लेशियर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा। और अगर इसका कारण पूछ लिया जाए ये क्यों हो रहा है, तो इसका कारण हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ठीक है, यहाँ पर संख्या घटने की बजाय क्या हो रही है और बढ़ रही है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं प्रश्न का। मानव अपशिष्ट में एस्चीरिचिया कोलाई, ई कोलाई जिसको बोलते हैं,
और स्ट्रेप्टोकोकस फैकलिस जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो जठरांत संबंधी रोगों को बनाते हैं, मतलब आंत से संबंधित। ठीक है, आंत और पेट से संबंधित यहाँ पे बोला गया है। यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm पार्ट्स पर मिलियन में बात की जा रही से अधिक हो तो मछलियों का विकास रुक जाता है। ये हमें इनमें से पूछा गया है, कौन सा सही दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे 6 ppm से अधिक बोला गया है, जबकि 6 ppm से अगर कम हो जाता है तो मछलियों का विकास बाधित हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये पूछा गया है। एशियाई मीडिया ग्रुप, रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स या एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसे IPD जानते हैं, और साथ में ही साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अब कर्क रोग पूछा गया, कैंसर इसको बोलते हैं। इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट बताना है। घातक ट्यूमर प्रोलिफरेटिंग कोशिकाओं का एक द्रव्यमान समूह है जिसे नियोप्लास्टिक कहा जाता है, और एक्सरे और गामा किरणों जैसी आयनकारी विकिरणों से ये नियोप्लास्टिक जो परिवर्तन होते हैं। देखिए, कैंसर के लिए और भी बहुत से कारण हैं, किंतु ये जो दोनों दिए गए हैं, दोनों के दोनों सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहे लेवेंडर फेस्टिवल। देखिए, इसका पिछली बार भी हम लोग देख चुके हैं प्रश्न, तो आप लोग बार बार इस क्वेश्चन को करते रहिए तो आपको आंसर इसका पता चल जाएगा। पूछा गया है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, लेवेंडर फेस्टिवल का। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसमें क्या क्या दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या नई दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन SCO इसका सदस्य नहीं है, हमें बताना है। नहीं है ये पूछा गया है, याद रखिएगा। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इनमें ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। कजाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, रूस या पाकिस्तान, और इनमें से हमें सही ऑप्शन चुन के बताना है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। देखिए, इसमें नेपाल और श्रीलंका नहीं है, उसके अलावा कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रूस ये सभी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर SCO की बात करें तो अभी इसमें वर्तमान में 8 सदस्य हैं, याद कर सकते हैं कौन कौन से हैं। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, चीन है, रूस है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, नेपाल और श्रीलंका था ही नहीं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। इको सेंसिटिव जोन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इन्हें जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 के तहत सूचित किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, एक बार किसी क्षेत्र को ESZ घोषित किए जाने के बाद अधिक गिरावट को रोकने के लिए चल रही कृषि गतिविधियों पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। और तीसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं में से कम 1 किलोमीटर तक अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। देखिए, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि ये जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अधिसूचित किया गया है। और दूसरा दिया गया, अगर ESZ घोषित हो जाता है तो यहाँ पर कृषि गतिविधियों पर रोक लग जाती है। ऐसा नहीं है, बागवानी, कृषि ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारा सिर्फ ऑप्शन 3 करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेसलैंडर लोरिस के बारे में पूछा गया है, और इसके बारे में पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है। देखिए, ये दिया गया है, और प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। इसमें पूछा गया है कि ये पश्चिमी घाट और भारत के पश्चिमी तट पर निवास करते हैं, या फिर ये संसर्ग या विसंगत जो पॉलीगेंड्री प्रणाली का अनुसरण करते हैं, ये कीटभक्षी होते हैं और रात्रिचर होते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जो सिलेंडर लोरिस है ये पूर्वी और दक्षिण भारत का तथा श्रीलंका में पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा है, ये पॉलीगेंड्री जो इनकी प्रणाली है इसका करते हैं प्रयोग, तो ये सही दिया गया है। ये कीटभक्षी भी होते हैं और रात्रिचर भी जानवर होते हैं, और सही नहीं पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। 44 प्रश्न में हमें दिए गए हैं कुछ स्टेटमेंट, और सही स्टेटमेंट बताने हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से कौन सा सही है। दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
102 और 191 में लाभ के पद का शब्द जो है वो उल्लेख किया गया है। सांसद या विधायक की निर्भरता के लिए लाभ का पद धारण करना एक मानदंड है। और तीसरा है लाभ के पद को परिभाषित करने की शक्ति भारत के चुनाव आयोग के पास है। और हमें इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वो सही दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में लाभ के पद का जो शब्द है वो उल्लिखित किया गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम कि सांसद या विधायक की निर्भरता के लिए लाभ का पद धारण करना एक मानदंड है, ये भी सही दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं अब हम लोग, लाभ के पद को परिभाषित करने की शक्ति चुनाव आयोग के पास है, ये गलत दिया गया है। यह शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यह अधिकार है किसके पास? यह है न्यायालय के पास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA, इसके संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह निर्णय लेने से पहले किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। सेकंड स्टेटमेंट है एस्पू अभिसमय EIA से संबंधित है। थर्ड स्टेटमेंट है चार धाम परियोजना जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रणनीतिक राजमार्ग परियोजना को EIA द्वारा हरित मंजूरी प्राप्त करनी होगी। देखिए, यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है, इसके द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन, जिसको EIA कहते हैं, किसी भी परियोजना से संबंधित निर्णय लेने से पूर्व पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरण के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है एस्पू अभिसमय भी EIA से संबंधित है, किंतु जो चारधाम परियोजना है, ठीक है, इसमें सड़क जो चौड़ी करना है, कनेक्टिविटी बढ़ाना है। यहाँ पर देखते हैं कि यह संवेदनशील जो क्षेत्रीय रणनीतिक राजमार्ग परियोजना है, इसमें क्या करना है, EIA के तहत हरित मंजूरी प्राप्त करनी है। यहाँ पर ये गलत दिया गया है, इसमें कोई भी ऐसी मंजूरी प्राप्त नहीं करनी है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। 46 प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों और यौगिकों पर विचार करना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन से तत्व हैं जो वाहनों के द्वारा वातावरण में उत्सर्जित किए जाते हैं। वाहनों से कौन कौन से उत्सर्जित होते हैं, ये हमें बताना है। देख लेते हैं इनमें कौन कौन से शामिल हैं। लेड, गंधक, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, जलवाष्प, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब के सब हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI के बारे में पूछा गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI जिसको बोलते हैं, इनमें से सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। केवल विदेशी व्यक्ति ही FPI के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, FPI में निवेश करने से निवेशक को आस्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्राप्त होता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, FPI के माध्यम से केवल स्टॉक खरीदे जा सकते हैं, या फिर FPI किसी देश के चालू खाते का अंग होता है। देखिए, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। जो FPI है, इसके माध्यम से केवल विदेशी व्यक्ति ही निवेश कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो ग्रीन पिट वाइपर के बारे में है। ये एक प्रकार की सांप की प्रजाति है। और स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसका जहर प्रकृति में न्यूरोटॉक्सिक होता है। दूसरा, ग्रीन पिट वाइपर के खिलाफ कोई विशिष्ट एंटीवेनम उपलब्ध नहीं है। और दिया गया यह सांप भारत में पाए जाने वाले बिग 4 सांपों में से एक है। बिग 4 सांप हैं कौन कौन से? देखिए, उसमें रसेल वाइपर आता है, और स्पेक्टेकल कोबरा आता है, कॉमन करैत आता है, और स्केल्ड वाइपर आते हैं। लेकिन ये इस कैटेगरी का नहीं है ग्रीन पिट वाइपर। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। और क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है। हीमोटॉक्सिक का मतलब जो ब्लड है उसमें रक्त का थक्का जो होता है उसको बनने से रोक देता है। तो ये एक तरह का हीमोटॉक्सिक है, ना कि न्यूरोटॉक्सिक है। लेकिन ये बिल्कुल सही दिया गया है कि ग्रीन पिट वाइपर के खिलाफ अभी कोई विशिष्ट एंटीवेनम हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखे गए साइपरमेथ्रिन और कार्बेडोजिम ये किसके उदाहरण हैं? देखिए, पिछली बार भी इस तरह का प्रश्न आया था और इस बार भी चांसेस हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लीजिए क्या है, पौधनाशक है, सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, कीटनाशक है, वृद्धि हार्मोन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का कीटनाशक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ हमें दिए गए हैं पोषक चक्र, उनका संग्रहण दिया गया और हमें इनको सही से बताना है कौन कौन से सुमेलित हैं और कौन कौन से सुमेलित नहीं हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो नाइट्रोजन का संग्रहण वायुमंडल में होता है, ऐसा दिया गया है। सल्फर का भी संग्रहण वायुमंडल में दिया गया है। फॉस्फोरस का बोला गया है पृथ्वी की क्रस्ट, और चौथा दिया गया है वायुमंडल में कार्बन का भी संग्रहण होता है, और हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है, कितने युग्म मैच हैं करेक्टली। देखिए नाइट्रोजन और उसका देख लीजिए कार्बन, इन दोनों का कहाँ होता है, वायुमंडल में होता है, ठीक है, इनका चक्रण जो होता है। अब बाकी का देखते हैं किसका किसका दिया गया। हमें दिया गया सल्फर और फास्फोरस का। देखिए सल्फर और जो फास्फोरस चक्र है इनके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी की क्रस्ट दी गई है, तो फास्फोरस तो सही है, सल्फर गलत दे दिया गया क्योंकि ये भी क्या है, पृथ्वी की क्रस्ट में इसका संग्रहण होता है। तो केवल 3 ही मैच हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और अगले 50 प्रश्न अब हम लोग को सॉल्व करने हैं। अगला प्रश्न न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है और पहला स्टेटमेंट दिया गया, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक का मुख्य विषय एनडीबी अधिकतम विकास प्रभाव था। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, एनडीबी ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तीसरा स्टेटमेंट है, बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स की 8वीं वार्षिक बैठक बीजिंग चीन में आयोजित होगी। हमें इन तीनों में से बताने कौन से कथन हमें सही दिए गए हैं। देखिए इसमें पहला कथन सही दिया गया है, दूसरा भी कथन सही है, तीसरा नहीं सही है, यह चीन के संघाई में होगी ना कि बीजिंग में होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हैं स्टेटमेंट, और इसी के अकॉर्डिंग आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के संबंध में निम्नलिखित स्टेटमेंट है। वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने को ब्लू गैस डिसल्फराइजेशन FGD कहा जाता है। यह एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और बताने कौन से कथन सही दिए गए हैं। देखिए पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत स्टेटमेंट है क्योंकि यह भी ग्रीन हाउस गैस में आती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही स्टेटमेंट की पहचान हमें करनी है। प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, बैक्टीरियोफेज का उपयोग पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी के प्रयोगों के लिए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है, और जीवाणु कोशिकाओं के अंदर बैक्टीरियोफेज में जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या प्राप्त होती है। देखिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस है जो कि क्या करता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, ठीक है, और ये क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरा दिया गया क्लोनिंग वेक्टर मतलब इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए। तो जीवाणु कोशिकाओं के अंदर ये क्या करता है, बैक्टीरियोफेज जीनोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या इसमें होती है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 54वां प्रश्न दिया गया है अब हमें, और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारत में सौर अपशिष्ट प्रबंधन नीति नहीं है। सेकंड है, सोलर पैनल का जो जीवन काल है वो 20 से 25 वर्ष होता है, इसलिए सौर अपशिष्ट की समस्या दूर की बात लगती है। ये हमें दिए गए हैं और इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमको सही दिया गया है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट हमें सही दिए गए हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी मोनार्क तितलियों के संदर्भ में दिया गया है और बताया गया ये दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी हैं। वे मैक्सिको और कैलिफोर्निया में अपनी सर्दियां बिताते हैं, और मिल्कवीड एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर वे अंडे देती हैं। देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये दक्षिण अमेरिका नहीं बल्कि उत्तर अमेरिका की मूल निवासी हैं, और ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। अब हमसे एक्वामेशन के बारे में पूछा गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक के शरीर को जल और मजबूत क्षार के मिश्रण में कुछ घंटों के लिए डुबोया जाता है, और प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कोई ऊतक या DNA नहीं बचता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। एक्वामेशन की प्रोसेस दी गई है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। कार्बन साइकिल पे अब कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। 57वां प्रश्न है, कार्बन चक्र के विपरीत वायुमंडल में फास्फोरस श्वसन द्वारा मुक्त नहीं होती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, वर्षा के माध्यम से फास्फोरस का वायुमंडलीय आदान कार्बन इनपुट के तुलना में बहुत कम है। तीसरा स्टेटमेंट है, जीव और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय आदान प्रदान नगण्य है।
और तीनों में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। कार्बन चक्र के विपरीत वायुमंडल में फॉस्फोरस श्वसन द्वारा अवमुक्त नहीं होती है, ठीक है। वर्षा के माध्यम से फॉस्फोरस का वायुमंडलीय आदान कार्बन जो इनपुट है उसकी तुलना में बहुत कम है, और जीव और पर्यावरण के बीच फॉस्फोरस का गैसीय आदान प्रदान बिल्कुल नगण्य है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में। IVF जिसको बोलते हैं, ये एक सहायक प्रजनन तकनीक आर्ट का एक प्रकार है। सेकेंड ऑप्शन है स्टेटमेंट है सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2021 में LGBTQ समुदाय को आर्ट का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। और दोनों में से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट हमको सही दिया गया है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ए ही सही है। IVF एक आर्ट की टेक्निक है, लेकिन इसमें LGBTQ जो समुदाय है उसको आर्ट कराने की इसकी जो अनुमति है इस आर्ट के द्वारा उसको अनुमति नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आंसर 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन अम्ल वर्षा का कारण है। अगला स्टेटमेंट है अम्ल वर्षा मृदा से एल्यूमिनियम का निक्षालन का कारण बनती है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। 60 नंबर का प्रश्न है अपरद खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट देख लेते हैं। कवक या जीवाणु जैसे अपघटक मुख्य रूप से विषमपोषी होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है इन मृतपोषी या पूर्ति जीवी मृतः अपघटन के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपरद खाद्य श्रृंखला DFC ऊर्जा प्रवाह का प्रमुख साधन है। देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट हमें गलत दिया गया है। जो जलीय पारितंत्र है इसमें चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का एक महत्वपूर्ण साधन है, ना कि DFC। तो इसमें GFC करेक्ट आंसर होगा। जबकि ये उल्टा दिया गया है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है इसमें क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य प्रवाह इसके द्वारा होता है। इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो 1 और 2 जिसमें सही है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट जो है जिसको GREAT बोलते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। और ये प्रकाशित की गई है किसके द्वारा, ये पूछा गया है। और हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं हम लोग को, और इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसमें पहला जो दिया गया है ऑप्शन वो UNDP है, विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP देखिए यहाँ से आप फुल फॉर्म भी इसके प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड है विश्व आर्थिक मंच और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF जिसको बोलते हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO UNV1 की, और या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो कि UNICEF है, इनसे हुआ है। तो 61 का सही आंसर है ये D है। जो सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट आती है ये दोनों लोग मिल करके देते हैं, WHO और UNICEF के द्वारा ये प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक तटीय क्षरण का कारण है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। इनलेट चैनल का निकर्षण या फिर वेव ब्रेकिंग की क्रिया, समुद्र तटों से रेत का हटाना या अनियोजित सुधार। और ये सारे ही ऑप्शन तटीय क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगला प्रश्न है IFPRI की जो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट आई है उसके अनुसार पूछा गया है भारत जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती भूखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा दिया गया है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी पर पड़ेगा। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर नहीं पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। और दूसरा दिया गया पादप केवल 2 से 10% सौर विकिरण का प्रग्रहण करते हैं, लेकिन यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्र हैं उनमें सूर्य ऊर्जा ही एकमात्र सोर्स नहीं है। देखिए जो समुद्र पारिस्थितिक तंत्र है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको छोड़कर सभी में है। और पादप केवल 2 से 10% सौर विकिरण का परिग्रहण करते हैं। देखिए आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग लगभग जो प्रकाश संश्लेषणात्मक जो क्रिया होती हैं उसमें ये लोग ग्रहण करते हैं। और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व को संपोषण करती है, ऐसा भी सही नहीं है। दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं, तो 64 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमें 65 में पूछा गया है
और हमें स्टेटमेंट सही बताने हैं, कौन से सही हैं या कौन सा गलत स्टेटमेंट है। देख लेना है हमें, हमसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। इसे पवन और सौर जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग कर जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य वर्ष 2025 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को 5 मिलियन टन बढ़ाना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये 2025 नहीं 2030 तक है। और हमसे पूछा भी गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। मतलब हमसे इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD, इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, यह मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का मुकाबला करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध है। और तीसरा स्टेटमेंट है, UNCCD की पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ है COP15, इसका 15वां सत्र दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, तीसरा कथन गलत है क्योंकि COP15 का जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं पश्चिम अफ्रीका में किया गया था। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रकार हमारा पहला और दूसरा कथन सही है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ग्राफीन के बारे में पूछा गया है और बताया गया ग्राफीन कार्बन का एक शुद्ध रूप है, जहां एक मधुमक्खी के छत्ते की जालिका के समान क्या करते हैं, कार्बन परमाणुओं की दोहरी परत व्यवस्थित होती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किसी भी मौजूदा अर्धचालक सामग्री जैसे सिलिकॉन हो गया, गैलियम आर्सेनाइड और कार्बन नैनो ट्यूब से अधिक होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कर्नाटक में स्थित है। और हमें बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें सिर्फ दूसरा कथन सही है क्योंकि पहला कथन गलत हो जाएगा। इसमें जो परत होती है कार्बन परमाणुओं की दोहरी परत नहीं होती है, केवल इकहरी परत होती है। ठीक है, और जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, जो भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है वो केरल में बनाया गया, ना कि कर्नाटक में। केरल के त्रिशूर में बनेगा ये। ठीक है, तो तीसरा और पहला गलत हो जाता है, ऑप्शन केवल 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। 68 वाले प्रश्न में हमसे पूछा गया है नाभिकीय संलयन के बारे में। देखिए, नाभिकीय संलयन और विखंडन दोनों में अंतर जरूर प्रिपेयर रखिए। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है, नाभिकीय संलयन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, संलयन प्रतिक्रिया की तुलना में विखंडन प्रतिक्रिया सामान्य रूप से प्रकृति में नहीं होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, विखंडन ईंधन की तुलना में संलयन ईंधन व्यापक रूप से उपलब्ध है और लगभग अक्षयित है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय स्वीडन को डेनमार्क से अलग नहीं करता है। देखिए, इसमें ये पूछा गया कौन सा स्वीडन से डेनमार्क को अलग नहीं करेगा। और चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस प्रश्न को, क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें दिया गया है स्केगरक जल संधि। ठीक है, सारी जल संधियाँ हमें पता होंगी कौन सी हैं और कहाँ हैं, तभी हम लोग बता पाएंगे, इसलिए मैप देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्केगरक जल संधि हो गई, कट्टेगट जल संधि हो गई, ओरेसुंद, बाल्टिक सागर। और बताना है कौन सा है जो डेनमार्क को स्वीडन से अलग नहीं करता है। देखिए, स्केगरक भी करता है, कट्टेगट भी करता है, ओरेसुंद भी करता है, बाल्टिक सागर नहीं करता है ना। और जो बाल्टिक सागर है स्वीडन के पूर्वी हिस्से में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर का। फ्लाई ऐश के संदर्भ में हमसे पूछा गया है और कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पूछा गया इसमें एस्ट्रैक दिया गया है। ठीक है, और पूछा गया एस्ट्रैक एक मोबाइल ऐप है जो फ्लाई ऐश के उत्पादन और उपयोग की निगरानी करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, फ्लाई ऐश का आकार आमतौर पर गोलाकार और कांच जैसा होता है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं। देखिए, इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें, उसमें पहला तो सही दिया गया है। क्या दिया गया है, ये जो एस्ट्रैक है ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप है ना। तो इसमें क्या होता है, ये फ्लाइज के उत्पादन और उपयोग की निगरानी करता है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिया गया है, फ्लाई ऐश का आकार आमतौर पर गोलाकार और कांच जैसा होता है।
किंतु जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, SiO2 जिसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, Al2O3, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 होता है जिसका फॉर्मूला, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, ये सब शामिल होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन थर्ड यहाँ है, मिस्टेक है इसमें, तो थर्ड गलत हो जाएगा। इस तरह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा। चलिए जल्दी से 71 प्रश्न देख लेते हैं। और इसमें दिया गया ओपियोइड वे दवाएं हैं जो केवल हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ती हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कैनाबिनोइड्स रसायनों का एक समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स के परस्पर साथ में मिलने से क्रिया करता है। थर्ड स्टेटमेंट है कोका एल्कोलॉइड या कोकेन कोका के पौधे एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है जिसका मूल स्थान उत्तरी अमेरिका है। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है गलत दिया गया है। जो ओपियोइड्स होती हैं ये केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं जबकि जठरांत संबंधी जो मार्ग है इनमें जो मौजूद होते हैं ओपियोइड्स रिसेप्टर्स उनको क्या करता है, आबद्ध करने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ से गलत हो जाता है। चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। और इसमें दिया गया है कैनाबिनॉइड्स के बारे में। ये एक प्रकार के केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, जो मस्तिष्क में प्रेजेंट होते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, इनके साथ परस्पर क्रिया करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया कोका एल्कलॉइड जो है कोकेन, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो तो बिल्कुल सही दिया गया है एरिथ्रोजाइलम कोका, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका का नहीं है। कहाँ का है फिर? दक्षिण अमेरिका का है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन थ्री भी इनकरेक्ट हो गया है। इनकरेक्ट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो सी हो जाएगा, केवल दूसरा सही था ना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हमें दिया गया सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ठीक है, जिसको SIDS बोलते हैं। सिड्स के बारे में बोला गया है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, इनकी अचानक से डेथ हो जाती है सोते वक्त। बोला गया यह एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। ठीक है, सेकंड दिया गया है, सेकंड स्टेटमेंट है ब्यूटीरिल कोलिनेस्टरेज, ये एक एंजाइम है जिसका निम्न स्तर इसकी शुरुआत का कारण हो सकता है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि ब्लड में इस एंजाइम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। और 72 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न देखते हैं 73। जब दो शारीरिक रूप से भिन्न संरचनाएं समान कार्य करती हैं तो इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है? ठीक है, और इसका सही उत्तर देखते हैं हम लोग। कोशिका जनन है, प्रतिलिपि है, या अभिश्रित उद्विकास है, या अपसृत उद्विकास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अभिश्रित उद्विकास इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ प्रदूषक दिए गए हैं और उनके स्रोत दिए गए हैं और उनको हमें सही से मैच करना है और बताना है कितने हैं जो सही सुमेलित हैं। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं। इसमें दिया गया सूक्ष्म जीव घरेलू सीवेज में मिलते हैं, तलछट में उद्योग और रसायन कारखाने मिलते हैं। तीसरा दिया गया है जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो रासायनिक उर्वरक में मिलते हैं, और ऊष्मा जो है वो उद्योगों में शीतलन के लिए जल का उपयोग किया जाता है, इसका स्रोत। देखिए पहला तो सही मैच है, सूक्ष्म जीव घरेलू सीवेज में मिलेगा, और जो जैविक अपशिष्ट हैं ये भी घरेलू सीवेज में मिल जाएंगे। दूसरा है रासायनिक उर्वरक, जो तलछट है इनमें ये कहाँ पे मिलेंगे? उद्योग और रासायनिक कारखानों में। ठीक है, जो तलछटी में दिया गया है ये कृषि या फिर जो विपटी खनन के कारण मृदा का अपरदन होता है उनमें पाए जाते हैं। इसका स्रोत ये होगा तलछट का, तो दूसरा गलत हो जाएगा। रेडियोधर्मी जो पदार्थ है, और चौथा दिया गया है ऊष्मा, इसके बारे में बताना है। तो ऊष्मा का सही दिया गया है, बट रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं ये यूरेनियम युक्त खनिजों का जब खनन किया जाता है उसमें से मिलते हैं। तो दूसरा और तीसरा हमें गलत दिया गया है, केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। 75 प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग बहुत जल्दी ही। एक सींग वाला गैंडा पूछा गया है, जो भारतीय गैंडा जिसको बोलते हैं, यह गैंडे की प्रजातियों में सबसे बड़ा है और भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। वयस्क नर या वयस्कता निकट गैंडे कीचड़ में लौटने या चरने के लिए एकत्र होने के सिवाय सामान्यतः एकांत में रहते हैं। तीनों ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं, सो आंसर डी विल बी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, एंडोसल्फान, इसके बारे में पूछा गया है, सही उत्तर क्या होगा? कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं।
इसमें दिया गया है यह आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत है। दूसरा है रॉटरडैम अभिसमय में विश्व स्तर पर एंडोसल्फान के निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है भारत में कृषि उद्देश्यों के लिए एंडोसल्फान का जो उपयोग है उसकी अनुमति है। और दिया गया है रसायन का उपयोग केवल प्रमाणित कीटनाशक एप्लीकेटर के पर्यवेक्षक में या उसके अधीन किया जा सकता है। और यही उत्तर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ बीमारी दी गई हैं और उनके कॉजिंग एजेंट दिए गए हैं, रोगजनक दिए गए हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। और इसमें दिया गया कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो टाइफाइड जो जर है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। दूसरा दिया गया है निमोनिया जो है वो राइनो वायरस से होता है। तीसरा दिया गया सामान्य सर्दी जो है वो हीमोफिलस, फिर दिया गया सामान्य सर्दी जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है। और मलेरिया का प्लाज्मोडियम दिया गया है। बताना है कौन कौन सा सही कॉजिंग एजेंट है। देखिए जो टाइफाइड फीवर आता है वो साल्मोनेला टाइफी एक तरह का बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होता है। दूसरा दिया गया है निमोनिया, ये भी होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये राइनो वायरस से नहीं होता है, बैक्टीरिया से ही होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी भी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन दोनों की वजह से क्या होता है, निमोनिया होता है। और जो सामान्य सर्दी है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। तो ये क्या किया गया है, इंटरचेंज कर दिया गया है। और ये तो करेक्ट है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो केवल दो ही मैच्ड हैं और इनका सही आंसर देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का संविधान एक अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान करता है। दूसरा स्टेटमेंट है एक अंतर्राज्य परिषद का गठन करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। और तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, और यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं, इसकी जगह प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 1 और 2 सही है स्टेटमेंट, और ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर का बायोगैस ऊर्जा से संबंधित, और हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। बायोगैस से संबंधित देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं जो दहनशील होते हैं और जलने पर ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो बायोगैस का है वो मुख्य घटक दिया गया है। बताइए कौन सा सही है। देखिए पहला कथन तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, मीथेन होगा, इसका प्रमुख घटक होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्या किया कीजिए, पॉज करके आप लोग सोचिए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर मैच करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो इस तरीके से याद नहीं होगा, जब गलत करेंगे तभी याद होगा। अगला प्रश्न दिया गया हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकने के लिए त्वचा मुख्य अवरोधक है। सेकंड स्टेटमेंट है मुख की जो लार है वो माइक्रोबियल वृद्धि को रोकती है, और इसमें दिया गया नहीं रोकती है। ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है, और दूसरा गलत दिया गया है, क्योंकि मुख की लार भी क्या करती है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको रोकने का कार्य करती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 81 प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल जो कि इंडी एआई के नाम से प्रसिद्ध है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं संबंध क्षेत्रों पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। दूसरा स्टेटमेंट है इंडी एआई इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटवाई और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीज़न एनईजीडी आईआईटी मद्रास के एक संयुक्त उद्यम है। देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इसके साथ नेस्कॉम भी है, तो तीनों की संयुक्त पहल है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। तो इसमें देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या फिर डी ऑक्सफाम इंटरनेशनल। इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई है। 83rd में पूछा गया कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिक मजबूती से बंधा रहता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभमंडल तक ही सीमित है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा अधिक मजबूती से बन जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस केवल क्षोभमंडल तक ही सीमित है। दोनों सही है। ठीक है, और ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा।
84th क्वेश्चन है लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रॉस, इसके बारे में स्टेटमेंट देख करके बताना कौन सा सही नहीं है। यह अंटार्कटिका समुद्र की एक प्रजाति है। सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के तहत संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध है। थर्ड स्टेटमेंट है ये वायुमंडलीय तापमान में होने वाला परिवर्तन इस पक्षी के प्रवासी पैटर्न को प्रभावित करता है। और चौथा जो स्टेटमेंट है ये अकेले या छोटी कॉलोनियों में घोंसला बनाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जो दिया गया यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के तहत संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध है, जबकि यह निकटतम संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमसे पूछा गया इसमें कौन से कथन सही हैं। ठीक है, देख लेते हैं। मंकी पॉक्स वायरस ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के समान परिवार से ही संबंधित है। अगला दिया गया है मंकी पॉक्स का कोई टीका नहीं है। और तीसरा है मंकी पॉक्स एक जूनोटिक बीमारी है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका में होती है। देखिए, जो HIV होता है वो रेट्रोवायरस की वजह से होता है और मंकी पॉक्स जो है वो इस फैमिली में नहीं आता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। तो ये आता किस फैमिली में है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो ये पॉक्स विरिडे फैमिली से आता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत। और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत दिया गया है कि ये मंकी पॉक्स का कोई टीका नहीं है, इसका टीका भी है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। सामुदायिक वन संसाधन CFR इनके अधिकारों के संदर्भ में स्टेटमेंट है। प्रत्येक CFR क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है। दूसरा दिया गया CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा देश का दूसरा राज्य बन गया है। पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। क्यों है? क्योंकि ओडिशा जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो सामुदायिक वन संसाधन है इसको मान्यता देने वाली पहली सरकार बनी है, जबकि दूसरा राज्य जो है हमारे देश का वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कांगेर घाटी, छत्तीसगढ़ का जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर ही करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ जिसको AAEA कहते हैं, इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हैं और उनको हम लोग जल्दी से देखते हैं। भारत को फिलीपींस के बाद 2022 से 24 के लिए AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दूसरा है रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके क्या हैं, कार्यकारी सदस्य हैं। भारत एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के कार्यकारी सदस्य बोर्ड का संस्थापक सदस्य है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, इनको तैयार कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है। एक मुद्रा प्रतिस्थापन घटना के रूप में डॉलराइजेशन लैटिन अमेरिका में शुरू हुआ था। रूसी SPFS इसका फुल फॉर्म है वित्तीय संदेशों के हस्तांतरण के लिए प्रणाली, और चीनी CIPS सीमा पार इंटरबैंक भुगतान प्रणाली डी डॉलराइजेशन की दिशा में कदम है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। कुछ सुपर कंप्यूटर दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति के अनुसार हमें देखना है कौन कौन से मैच्ड हैं। परमपोरुल NIT तिरुचिरापल्ली का है, परमानंद IIT गांधीनगर का है, परम ब्रह्मा JNCASR बेंगलुरु का है और परम युक्ति IISER पुणे है। पॉज करके सब लोग अपना आंसर सोच लीजिए। मैं आंसर बताती हूँ। पहला और दूसरा करेक्टली मैच है, जबकि थर्ड और फोर्थ इंटरचेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। इस प्रकार हमारे दो सही से मैच्ड हैं। अगला प्रश्न है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या फिर बिहार। मार्तंड सूर्य मंदिर जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो कराई थी वो कारकोट राजवंश के तीसरे शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड, उन्होंने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में टिश्यू कल्चर प्लांट्स पौधों के निर्यात के सम्मुख निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां हैं, और बताइए सही से इसमें से देख के। तो पहला जो दिया गया है स्टेटमेंट वो देख लेते हैं। बिजली की बढ़ी हुई लागत, कुशल कार्यबल की क्षमता, संदूषण के मुद्दे, परिवहन बाधाएं, सामंजस्यपूर्ण प्रणाली या HS कोड। ठीक है, और भारत में जो टिश्यू कल्चर है
प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पूछा गया है। ये सारे ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। इसके बारे में पूछा गया, हीमोफीलिया को इस अधिनियम के तहत दिव्यांगता माना जाता है। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय और राज्य निधि प्रदान करता है, और यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष के आयु के वर्ग के जो बेंचमार्क दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइट, 93rd प्रश्न है दूर संचार क्षेत्र में ओपन आरएनए प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? यह ऑपरेटरों को कई विक्रेताओं से रेडियो और बेसबैंड इकाइयों को मिलाने और मिश्रित करने में सक्षम बनाता है। सेकंड स्टेटमेंट है यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अलगाव या पृथक्करण की अनुमति देता है। थर्ड है यह नेटवर्क इंटरचेंजेबिलिटी की अनुमति नहीं देता है, और यह दूर संचार ऑपरेटरों के लिए नेटवर्क पर नियोजन लागत को कम करता है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, बट थर्ड ऑप्शन हमें गलत दिया गया है। यह नेटवर्क इंटरचेंजेबिलिटी को अनुमति देता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 और 4, ए ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में, और हमें बताना है यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे, और इन्हें विश्वा कावी के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह 16 वर्ष की आयु में भानु सिम्हा इस उपनाम से प्रकाशित किया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट इनके बारे में बिल्कुल सही दिए गए हैं, तीनों को करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, और इनको प्रिपेयर भी कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बताना है इनमें से कौन जैव ऊर्जा फसल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यूकेलिप्टस, स्विच ग्रास, वुडलाइस, विलो या फिर अलोनेला, इनमें से कौन कौन से आते हैं? तो देखिए इसमें से यूकेलिप्टस आता है, स्विच ग्रास आता है, विलो आता है, अलोनेला आता है। ठीक है, लेकिन वुडलाइस नहीं आता है। ठीक है, अलोनेला भी नहीं आता है। देखिए 3 और 5 नहीं आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, 95 का ए। एक सेकेंड, देखिए अलोनेला भी एक प्रकार का जो है एनिमल की कैटेगरी में आता है, और वुडलीज भी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें कौन सा सही मैच नहीं है, या इसमें कौन सा नहीं उपस्थित है पूछा गया है। अभी नहीं ऑप्शन दिया गया, तो देख लेते हैं सही से। निम्नलिखित में से कौन से कड़की प्रदूषक क्षोभ मंडल में उपस्थित नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हाईलाइट करके दिया तो गया है, नहीं वहाँ पेपर में ऐसे हाईलाइट करके नहीं आता है। तो देख लेते हैं, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, सल्फर के ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें क्या क्या प्रेजेंट नहीं होते हैं? तो इसमें से देख लेते हैं, जो डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन है ये नहीं होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं और हाइड्रोजन के सल्फाइड होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, समाचारों में कभी कभी उल्लेखित फिशिंग कैट, इसके संदर्भ में पूछा गया, यह घरेलू बिल्ली से आकार में छोटी होती है, या रात्रिचर होती है, और यह बेहतरीन तैराक होती है? देखिए ये घरेलू बिल्ली से आकार में छोटी नहीं बल्कि दुगनी होती है। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, पारे के संदर्भ में पूछा गया है, और हमें आंसर सही बताना है कौन सा सही मैच है या सही स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। पारे के संदर्भ में बताना है, इस्तेमाल किए गए फ्लोरेसेंट इलेक्ट्रिक लैंप के अनुचित अव्यवस्थित निपटान से पर्यावरण में पारा प्रदूषण होता है। सेकंड स्टेटमेंट है, मीना माता रोग इथाइल मरकरी के संपर्क में आने से होता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, मिथाइल मरकरी का उपयोग कुछ टीकों में एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, और इससे स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता है। देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे मिथाइल नहीं इथाइल होगा, इथाइल मरकरी है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी खतरा नहीं हो सकता है। सेकंड जो दिया गया है, मीना माता रोग इथाइल मरकरी की वजह से होता है, ये भी गलत है, यह प्रदूषित भोजन की वजह से होता है, जैसे दूषित मछली और इन सबको खाने से। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं, 99वें प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं इतनी जल्दी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, और इसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, गलत चुनना है हमें। सर्वेक्षण की थीम वेस्ट टू वेल्थ है, वेस्ट टू वेल्थ देख लिया है।
इस सर्वे के तहत वार्डों की रैंकिंग भी की जाएगी। खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है और यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। देखिए, पहला, दूसरा और चौथा सही दिया गया है। इससे आप याद कर लीजिए, ठीक है, कि सर्वेक्षण की थीम क्या थी, वेस्ट टू वेल्थ 2023 की। और इस सर्वे में वार्डों की रैंकिंग भी की जाएगी और पेशाब और खुले में थूकना ये भी संकेतक हैं इसके। और आवासीय और शहरी मंत्रालय के जो शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसके द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। तो याद कर लीजिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब हम पहुंचते हैं अपने लास्ट प्रश्न के पास। 100 दिया गया है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है। यह वायरस नवजात तथा बड़े वयस्कों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। दूसरा दिया गया, वायरस के खिलाफ एक टीका बाजार में आसानी से उपलब्ध है। और हमें बताना है ये सही है या नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, किंतु दूसरा गलत दिया गया, क्योंकि अभी भी इसके इलाज के लिए, इसको रोकने के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन बी का स्टेटमेंट बी करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट, सॉरी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो 100 तक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आप सभी लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा और अच्छे से सारे प्रश्नों को देखा होगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं तो इनके बारे में और भी जानकारी आप देखिए, जिससे आपको याद हो सके। और जो भूगोल के प्रश्न हैं उनको मानचित्र में भी देख लीजिए, जिससे आपको भूलेगा नहीं। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है आप लोग के लिए। इसे सॉल्व कीजिए और फ़ायदा लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।